समस्या ये है कि इसमें जो लोग हारते हैं वो अज्ञानी होते हैं। वो जो हर दिन सुबह उठते हैं, नौकरी में मेहनत करने चले जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, अगर वो बस इतना समझ लें कि अमीर लोग किस तरह खेलते हैं तो वो भी इसे उसी तरह खेल सकते हैं, फिर वो भी पैसे की तंगी से आजाद होकर वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चल सकते हैं। इसीलिए मैं हर बार सिहर जाता हूं जब भी मैं किसी अभिभावक को अपने बच्चे को ये सलाह देते हुए सुनता हूं कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस व्यक्ति के पास पैसे की समझ या वित्तीय शिक्षा नहीं है वो किसी सूरत में नहीं बच सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो। आज अमेरिका का आम कर्मचारी सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए सरकार की खातिर 5-6 महीने काम करता है। मेरी राय में ये बहुत लंबा समय है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं आपको सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मैं मानता हूं कि अमीरों से छीन लो का विचार उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके समर्थन में वोट किया था। जब भी लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं तो अमीर चुपचाप उसे सहन नहीं करते हैं, वो पलटकर वार करते हैं। उनके पास पैसा, शक्ति और संकल्प होता है जिसके दम पर वो परिस्थितियों को बदल सकते हैं। वो बस चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते हैं। इसके बजाय वो अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके तलाशते हैं। इसके लिए वो चतुर वकीलों और अकाउंटेंट्स को नियुक्त करते हैं। इसके लिए वो राजनेताओं को राजी करते हैं कि वो या तो कानून बदलें या फिर कानूनी छिद्र छोड़ें। परिस्थितियां बदलने के लिए वो अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। अमेरिका के टैक्स कानून में टैक्स बचाने के कई रास्ते हैं। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, लेकिन उन्हें खोजते सिर्फ अमीर लोग ही हैं, क्योंकि वो अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 1031 का मतलब है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता अगर वो उससे महंगा मकान या जमीन खरीद ले। रियल एस्टेट एक ऐसी पूंजी निवेश है जो टैक्स के क्षेत्र में बहुत लाभकारी है। जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहेंगे तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून के तहत दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते हैं वो अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का बहुत बड़ा मौका गंवा देते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और अपनी बाह में सरकारी सुइयों को लगने देते हैं तथा रक्तदान चलने देते हैं। आज मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या देखकर लगातार सदमे में रहता हूं, जिसका कारण सिर्फ ये है कि वो सरकार से डरते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जिनका कारोबार किसी सरकारी गलती की वजह से बंद और तबाह हो गया। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन इस डर से बचने के लिए अगर आप जनवरी से मई तक काम करने की कीमत चुकाते हैं तो मेरे हिसाब से यह काफी ज्यादा कीमत है। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटकर लड़ाई नहीं की, मेरे अमीर डैडी ने भी नहीं की। उन्होंने तो बस खेल को ज्यादा चतुराई से खेला और उन्होंने ये कॉरपोरेशंस के जरिए किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। आपको वो पहला सबक याद होगा जो मैंने अपने अमीर डैडी से सीखा था। उस वक्त मैं 9 साल का था और उनके बुलावे का इंतजार कर रहा था। मैं उनके ऑफिस में बैठा रहा और उनके बुलाने का इंतजार करता रहा। वो जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। वो चाहते थे कि मैं उनकी शक्ति पहचान लूं। वो चाहते थे कि मेरे मन में भी किसी दिन उतना ही शक्तिशाली बनने की इच्छा जागे जितने वर्ष मैंने उनसे सीखा और अध्ययन किया। वो मुझे हमेशा याद दिलाते रहे कि ज्ञान ही शक्ति है। पैसे के साथ जो भारी शक्ति आती है उसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर से उधर धक्के मारता रहता है। अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार याद दिलाते थे कि सबसे ज्यादा डरावना आदमी बॉस या सुपरवाइजर नहीं बल्कि टैक्स विभाग होता है।
अगर आप प्रतिरोध नहीं करेंगे तो टैक्स विभाग आपसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करेगा। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम कराने का पहला सबक शक्ति के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। एक बार जब हमें यह ज्ञान मिल गया कि पैसे के हमारे लिए काम करने में कितनी शक्ति है, तो इसके बाद वो चाहते थे कि हम वित्तीय दृष्टि से चतुर बने और किसी चीज या व्यक्ति को खुद को धक्के मारने की अनुमति न दें। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आपको ज्ञान है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास लड़ने का अवसर है। इसीलिए वो चतुर टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतने पैसे देते थे। सरकार को टैक्स देने के बजाय इन दोनों को पैसे देना सस्ता पड़ता था। उनका मुझे सिखाया सबसे अच्छा सबक ये था, चतुर बनो ताकि कोई तुम्हें इधर उधर धक्के न मार सके। वो कानून जानते थे क्योंकि वो कानून का पालन करने वाले नागरिक थे, और इसलिए भी क्योंकि कानून की जानकारी न होना महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप पलटकर लड़ने से नहीं घबराते हैं, भले ही आप रॉबिन हुड और उसके मैरीमैन गिरोह से लड़ रहे हों। मेरे उच्च शिक्षित डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी बड़े कॉरपोरेशन में कोई अच्छी नौकरी खोजूं। वो कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ने के लाभ गिनाते थे। वो ये नहीं समझते थे कि कंपनी के कर्मचारी की तनख्वाह पर पूरी तरह निर्भर रहकर मैं एक आज्ञाकारी गाय बन जाऊंगा जिसका जो चाहे दूध निकाल सकता है। जब मैंने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वो बस हंस दिए। उन्होंने इतना ही कहा, क्यों ना सीढ़ी के मालिक बन जाओ। बचपन में मुझे ये समझ में नहीं आया था कि खुद के कॉरपोरेशन का मालिक बनने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। ये एक ऐसा विचार था जो असंभव और भयावह लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, लेकिन मेरी अनुभवहीनता मुझे ये कल्पना नहीं करने दे रही थी कि किसी दिन वयस्क लोग मेरी बनाई हुई कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर मेरे अमीर डैडी नहीं होते तो मैं शायद अपने शिक्षित डैडी की सलाह पर ही चलता। अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉरपोरेशन का विचार जीवित रहा और मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। 15-16 साल की उम्र में ही मैंने जान लिया था कि मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा जिसकी सलाह मेरे शिक्षित डैडी देते थे। मैं नहीं जानता था कि मैं ये कैसे करूंगा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं उस दिशा में आगे नहीं बढ़ूंगा जिसमें मेरे अधिकतर सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मेरी उम्र 25 के आसपास हुई तब मुझे अमीर डैडी की सलाह में ज्यादा समझदारी नजर आने लगी। उस वक्त मैं मरीन कॉर्प से बाहर निकलकर ज़ेरॉक्स में काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसे मिल रहे थे, लेकिन जब भी मैं अपने वेतन को देखता था मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियां बहुत ज्यादा होती थीं और मैं जितनी ज्यादा मेहनत करता था वो उतनी ही बढ़ती जाती थी। जब मैं ज्यादा सफल हुआ तो मेरे बॉस मेरे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बात करने लगे। यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने कानों में अमीर डैडी की आवाज भी सुन सकता था। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? सन 1974 में जब मैं ज़ेरॉक्स का कर्मचारी था तभी मैंने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में पहले से ही कुछ संपत्तियां थीं, लेकिन अब मैंने संकल्प ले लिया था कि इस कॉलम को ज्यादा बड़ा बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। कटौतियों वाली तनख्वाह को देख देख कर मुझे अमीर डैडी की बरसों तक दी गई सलाह में ज्यादा समझदारी दिखने लगी थी। अब मैं देख सकता था कि अगर मैं अपने शिक्षित डैडी की सलाह पर चला तो मेरा भविष्य क्या और कैसा होगा। कई नियोक्ता महसूस करते हैं कि अगर उनके कर्मचारी उनके खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें तो ये उनके कारोबार के लिए बुरा होगा, लेकिन मेरे मामले में इसका उल्टा हुआ। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने और संपत्तियां बनाने पर ध्यान एकाग्र करने से मैं बेहतर कर्मचारी बन गया, क्योंकि अब मेरे पास एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी आता था और मेहनत से काम करता था।
ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता था ताकि स्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में उस वक्त भाव तेजी से बढ़ रहे थे और भारी दौलत कमाने की संभावनाएं मौजूद थीं। मुझे जितना ज्यादा एहसास हुआ कि हम भारी आर्थिक तरक्की की शुरुआती अवस्था में हैं, मैंने उतनी ही ज्यादा जेरॉक्स मशीनें बेचीं। मैंने जितनी ज्यादा मशीनें बेची, मैंने उतने ही अधिक पैसे कमाए और जाहिर है मेरे वेतन से उतनी ही ज्यादा कटौतियां हुईं। ये प्रेरक था। कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलने के लिए मैं इतनी बुरी तरह बेताब था कि मैंने और ज्यादा मेहनत की ताकि मैं अधिक निवेश कर सकूं। सन